हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सब लोग एकदम बढ़िया मस्त। जून 2021 के एग्जाम जो हैं उनके लिए प्रिपरेशन हमारी शुरू हो चुकी है और इस बार तो एकदम मतलब तबीयत से प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? सब बोले कोरोना का जो अपना जो नाटक चल रहा था वो भी लगभग खत्म होने पे आ चुका है, वैक्सीन वगैरह जो है वो भी उसकी प्रोवाइड हो चुकी हैं। तो इस बार इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो हमारा एग्जाम होता है जून 2021 में वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और हम उसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी करेंगे। गॉट द पॉइंट। लेकिन सब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट में हमेशा की तरह इस बार भी क्या आए होंगे, अमेंडमेंट्स जो है वो आए होंगे। कोई कहता है कि जो दिसंबर तक के अमेंडमेंट्स है वो अपने को पढ़ने हैं, कोई कहता है कि पूरा का पूरा अमेंडमेंट जो होगा चाहे कभी कभी हो कुछ भी रहे वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सर ये भी नहीं पता कि अमेंडमेंट एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के अंदर यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं या किस तरीके से वो चीज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो हियर वी गो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि CS कार्ड इंडिया पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के लिए काम करता है, कंपनी सेक्रेटरीज के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है और हर वो मोमेंट पे आपके लिए अवेलेबल होता है जब जब स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती। गॉट द पॉइंट? सो हियर वी आर। हमने जो कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो आपको बना दिए हैं, राइट? अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे तो ये वाले नोट्स जो आपको यहां पे दिख भी रहे होंगे, ये वाले नोट्स हम आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बारे में ये आज का वीडियो जो है वो आपको काम आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि ये वाले जो नोट्स मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किए हैं, इन नोट्स के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कब से लेके कब तक? जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स आपके आए हुए होंगे जो कि आपके जून 2021 के एग्जाम्स के लिए क्या रहेंगे, एप्लीकेबल होंगे, उन सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बात जो है वो अपनी यहां पे करेंगे। हालांकि बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर एक सेकंड, अगर आईसीएसआई की बात करें तो हमने ऐसा सुना है कि आईसीएसआई जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस भी आपको डाउट यहां पे पूछ सकता है। ये एक डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, तो ये ध्यान से सुनिएगा। सर जब आईसीएसआई ने खुद ने यहां पे इस चीज के बारे में बताया है कि जब आपका एग्जाम होगा तो उसके 6 महीने पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, ऐसा आईसीएसआई ने खुद ने बोला है। गॉट द पॉइंट? यानी कि ये वाला रूल किसने बनाया है? आईसीएसआई ने बनाया। तो जिन्होंने खुद ने लॉ बनाया होगा वो लॉ कैसे तोड़ेंगे सर, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि 99.99% जो है हम ये मान के चलते हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स आपके होंगे वही जून 2021 के लिए क्या रहेंगे, एप्लीकेबल होंगे। गॉट द पॉइंट? सो हियर वी गो। सारे के सारे अमेंडमेंट्स मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिए। हालांकि एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि सर अगर कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो इवन दिसंबर 2020 के बाद में आए हैं उनका भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, उनका भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। जैसे अगर मैं ये वाले की बात करूं, ठीक है, लेकिन क्या ये जून 2021 वालों के लिए एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो सर, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर जून 2021 वाले बच्चे। लेकिन पता तो फिर भी आपको रहना चाहिए। अगर पता रहेगा तो ये आपके लिए क्या होगा, अच्छी बात हो। गॉट द पॉइंट? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऑलरेडी CS कार्ड इंडिया और मेरे स्टूडेंट हैं तो जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं उन लेक्चर्स के अंदर ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इनबिल्ट करके आपको प्रोवाइड किए गए। क्योंकि जब ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कौन से वाला एक्ट भाई साहब? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जब 28 सितंबर 2020 को आया था उसी टाइम पे सारे के सारे अमेंडमेंट्स के हिसाब से अपने रिकॉर्डिंग जो है उसको कर लिया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपके पास में ऑलरेडी मेरे वाली क्लासेस हैं जून 2021 के लिए तो आपको ये अमेंडमेंट्स को यहां पर रेफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं और से कोई क्लासेस परचेज किए होंगे या फिर हो सकता है कि आप पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस वगैरह जो है वो पहले देख लिए हैं और अब इसके बाद में आपने सोचा कि मैं बार बार क्लासेस पे पैसा नहीं लगा सकता हूं, मैं सेल्फ स्टडी यहां पे करने वाला हूं और अमेंडमेंट्स वगैरह जो है उनको मुझे देखना है।
गॉट द पॉइंट। तो ये वाला क्लास उन सारे के सारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, एप्लीकेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सर अगर आप एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में हैं तो भी ये क्लास आपके लिए रिलेवेंट है, अगर आप एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में हैं तो भी ये क्लास आपके लिए रिलेवेंट है, अगर आप सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं एसीएलपी के बारे में बात करूं, एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो भी आपके लिए ये वाला रिलेवेंट होगा। और सर इवन अगर आप न्यू सिलेबस वाले हैं तो स्पेसिफिकली कोई कंपनी लॉ का सब्जेक्ट तो आपको वहां पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे जीआरएमसी हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, फिर सीआरआईडब्ल्यूएल हो गया, फिर आपका एसएसीएम डीडी हो गया, राइट, या फिर ग्रुप 3 के जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, कहीं ना कहीं इसका रिलेवेंस जो है वो आपको आ सकता है, राइट। तो मेरा ये कहना है भाई साहब, अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो भी आपको इसको देखना चाहिए ये वाली क्लास को, अगर आप प्रोफेशनल में हैं तो भी ये वाली क्लास को आपको देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से टाइप के अमेंडमेंट्स को यहां पे एप्लीकेबल किया गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए ये ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पे कुल मिला के मैंने 2 टाइप के नोट्स जो है वो मैंने यहां पे बनाए हैं। पहले वाले जो नोट्स हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के बारे में डिस्कस करता है। अगर मैं ये वाले एक्ट के बारे में बात करूं तो तकरीबन 65 पॉइंट्स हैं जो कि यहां पे इंट्रोड्यूस किए गए, और इन 65 पॉइंट्स को नोटिफाई करने के लिए या एप्लीकेबल करने के लिए 3 अलग अलग डेट्स अभी तक आए हैं। कौन से सर? एक तो वही वाला डेट जिस दिन आपका ये जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट 2020 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज 28 सितंबर 2020। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको उसी टाइम पे नोटिफाई कर दिया गया था। सर कौन से वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में सब बोले 21 दिसंबर 2020 एक और यहां पे डेट आई जब काफी सारे सेक्शंस को यहां पे नोटिफाई किया गया। एंड सर अगर मैं ये वाली डेट के हिसाब से बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जून 2021 वाले एग्जाम्स के लिए दीज आर मेड एप्लीकेबल। गॉट द पॉइंट? लेकिन फिर उसके बाद में सब बोले 22 जनवरी 2021 जो है ये एक और डेट यहां पे नोटिफाई करेगी जिसमें कि काफी सारे सेक्शंस को यहां पे क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ये पता कैसे चलता है सर, कहां पे दिखता है आप लोगों को, ये सारी बातें जरा बताएंगे क्या एक बार प्लीज? बिल्कुल, चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। मैं ये आपको बता देता हूं, ई बुक एमसीए यहां पे ये देखिए भाई साहब, अगर आप यहां पे देखेंगे तो एमसीए पे ई बुक करके आपको एक पेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, कंपनीज एक्ट सीधा टाइप करते हैं यहां पे, मोस्ट ऑथेंटिकेटेड कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये अपने टाइप किया गूगल पे, तो यहां पे देखिए ये ebook.mca.gov.in वाला जो सेक्शन है इस पे आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला जो पेज है ना ये यहां पे मिलेगा, ठीक है। इस पेज पे अगर आप देखोगे तो ये जो टैब है कौन से वाला, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स वाला, जैसे हमने उस पे क्लिक किया तो आपको यहां पे सब कुछ दिखाई देगा। सर कौन से वाली डेट से कौन से वाले आपके जो सर्कुलर वगैरह है, नोटिफिकेशन वगैरह है, उसको यहां पे एप्लीकेबल किया गया वो आपको दिखाई देगा। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला, ये देखिए, कमेंसमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 22 जनवरी 2021। इसमें क्या बताया गया, क्लिक करके देखते हैं एक बार। ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला या नीचे वाला करता हूं, ये वाला ये वाला, ये देखिए यहां पे बताया कि सर सेक्शन नंबर 2, 11, 18, 22, 25, 27, 53, 55, 58 से 60 और 62, राइट। इसी के बारे में दूसरे पेज पे भी बताया गया होगा, लेकिन वो मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अभी लागू किया जा रहा है कौन सी डेट से, सब बोले 22 जनवरी 2021 से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेम इसी तरीके से इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां जाना पड़ेगा और से फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो 2020 सेलेक्ट कर लेता हूं, दिसंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, 22 जनवरी 2021 में 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 22 जनवरी 20
ओके इसको मैंने कर दिया और यहां पे मान लीजिए 1 दिसंबर मैंने सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपको यहां पे दिखाई देगा, ये रहा कमेंसमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 21/12/2020। जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो वापस से आपका पेज ओपन होगा और इसमें ये देखिए आप, ये बताता है कि धाराएं 1, 3, 6 से 10, 12 से 17, 18, 18 का ए और बी, फिर 19 से 21, 22, 24, 26, ये क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए। सर लेकिन एक सेकेंड, धाराएं यहां पे जब बोला जा रहा है तो यहां पे सेक्शन नंबर 1 बोला गया, सेक्शन नंबर 3 बोला गया, लेकिन ये सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का नहीं बल्कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का है। सर मतलब समझा नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहां पे है सेक्शन नंबर 1, धारा 1 मतलब सेक्शन नंबर 1, तो अगर मैं यहां जाता हूं किसके अंदर, अपने ये अमेंडमेंट वाले के अंदर, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि अगर जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पे बताता हूं आपको, जैसे यहां पे जो धारा नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 जो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट का, वो है आपका ये वाला, और ये किसके बारे में बात करता है, सब लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 जो है उसके बारे में डिस्कस करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बराबर है, लेकिन आपको यहां पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग कि मैंने सिंपल तरीके से, एक तो आपका जो बेयर एक्ट है 2020 का, उसके सामने मैंने आपको यह बता दिया कि कौन से सेक्शन में चेंज है और वो जो चेंज है कौन सी डेट से यहां पे एप्लीकेबल है, क्या वो 21/12 से एप्लीकेबल है, या फिर वो 28 सितंबर से एप्लीकेबल है, और या फिर वो 22/1/2021 से एप्लीकेबल है। अभी फिलहाल की बात अगर आप करोगे तो जो पूरा का पूरा आपका कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, उसमें अभी भी थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जिसके लिए कोई नई डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है, मतलब कि उनको अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया गया। गॉट द पॉइंट। और कुछ ऐसे हैं जिनको एप्लीकेबल किया गया है, कौन से डेट से, सब 22/1/2021 से। क्या ये जून 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं सर, इसलिए कौन से कलर में लिखा हुआ है, सब ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। सर ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे होंगे, उन बच्चों के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल होगा, जिसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। अननेसेसरी क्या हो गया, आप यहां पे कंफ्यूज हो गए कि सर ये पॉइंट मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो जो एक्चुअल में आपको फॉलो करना चाहिए वो आपके हाथ से छूट ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं आएगा वो चीज का। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड सर इसी तरीके से ये वाली चीजें मैंने आपको यहां पे भी प्रोवाइड कर दी हैं, और इसमें भी ये वाले नोट्स में जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सर मुझे ये वाला पॉइंट पढ़ना है जून एग्जाम्स के लिए, और या फिर मुझे इसे नहीं पढ़ना। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे दिसंबर 2021 में, तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट मुझे दिसंबर 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा, और भाई साहब जो जून 2021 के लिए एप्लीकेबल है वो दिसंबर वालों के लिए तो पक्के सही है, क्योंकि अमेंडमेंट जो आपका एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि हर साल वो वाली चीज चेंज होती जाएगी या फिर आगे डिसकंटिन्यूड होगी। जब तक कि उसके ऊपर नेक्स्ट अमेंडमेंट नहीं आता, ये वाली चीज जो है वो आपकी क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब। अब यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सर इसका जो ये अमेंडमेंट आया है ये 22/1/2021 को आया है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स जो कि जून 2021 में क्या करने वाले हैं, अपने एग्जाम्स को देने वाले। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस क्यों करें, लेट इट गो, जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद में अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा सर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं, तो ये आपको पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, सब पॉइंट नंबर 3। लेकिन हमें यहां पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के हिसाब से बात नहीं करनी है, हमें करना है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। सर अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 8 के बारे में बात करूं, तो वो कौन सी कंपनी की बात करते हैं, सब बोले एनजीओ कंपनी के बारे में, और या फिर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। गॉट द पॉइंट? बोले हाँ सर। इसका नोटिफिकेशन कब आया, सर बोले रेड में लिखा हुआ है, मतलब या तो सितंबर में आया होगा और या तो दिसंबर में आया होगा, मतलब ये जून 2021 के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। सर क्या चेंज किया गया, यहां पे ध्यान से सुनिए भाई साहब। सर यहां पे काइंड ऑफ एक पेनल्टी प्रोविजन दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सेक्शन 8 के हिसाब से आपकी कंपनी में काम नहीं किया गया, तो जिन जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया था
ठीक है, उनके लिए पनिशमेंट बताई गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में मैक्सिमम जगह जहां पे भी आप देखोगे आपको यही मिलेगा कि जो इंप्रिजनमेंट वगैरह है उसको हटा दिया गया है। जहां पे फाइन हुआ करता था कुछ जगहों पे वहां पे पेनल्टीज कर दी गई हैं, और जहां पे अगर अमाउंट, जो पेनल्टी का अमाउंट हुआ करता था, फाइन का अमाउंट हुआ करता था, अगर ज्यादा किया हुआ था तो उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। सर इसका कारण क्या रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, कोरोना। सब बोले कंपनियों की वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, उसमें अगर नॉन कंप्लायंसेस वगैरह के लिए या कोई और चीज के लिए इतना सारा पैसा पे करना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कंपनीज को बंद करके जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस हैं उनको चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए चेंज क्या हुआ भाई साहब। सब बोले अगर मैं यहां एनजीओ के बारे में बात करूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उसका जो सबसेक्शन नंबर 11 था वो बात करता है अबाउट द पनिशमेंट। उस पनिशमेंट में एक तो बोले इंप्रिजनमेंट का पॉइंट दिया हुआ था जिसको सीधा उठा के कट कर दिया, मतलब अब बोले इसके बाद में इंप्रिजनमेंट नहीं रहेगा। और यह बात ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पे जो अमाउंट ऑफ फाइन था उसको भी चेंज करके कितना कर दिया है, 25 लाख मैक्सिमम जो है। अरे गेट द पॉइंट, तो मैक्सिमम पहले जितना भी रहता होगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा क्या कि अब मैक्सिमम फाइन जो है वो कितना रहेगा, 25 लाख का होगा। सर चेंज क्या हुआ? सबसे पहली बात इंप्रिजनमेंट का जो फंडा है उसको हटा दिया गया है, और फिर उसके बाद में दूसरा क्या कि जो आपका ऑफिसर वाले के लिए फाइन का पॉइंट था उसमें जो मैक्सिमम वाली लिमिट है उसको क्या कर दी है, कम करके 25 लाख रुपए तक की कर दी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये किस में हुआ? ये आपका जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है उसमें ये अमेंडमेंट यहां पे किया गया। गॉट इट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपका 28 सितंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया था। इसका मतलब क्या ये जून 2021 वालों के लिए एप्लीकेबल है? यस सर, दिस इज एप्लीकेबल। सेक्शन कौन सा है? सब बोले सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1, उसमें क्लॉज नंबर बी। सब बोले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसकी बात करता है? सब बोले रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के बारे में बात करता है। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम याद आया सर, कहा गया था या तो वॉलंटरी नेम चेंज हो सकता है और या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कंपलसरी वाला। सब बोले कंपलसरी वाला जो था उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। पहला था कि अगर आपकी कंपनी का नाम किसी और की कंपनी के नाम से रिजेंबल कर रहा है या फिर इट इज टू मच आइडेंटिकल, या दूसरा था ट्रेडमार्क वाला। सर इनमें ना किसी एक के लिए दिया हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन रहेगा वो 6 महीने में कंप्लाई करना होगा, और दूसरे के लिए दिया हुआ था कि 3 महीने में कंप्लाई करना होगा। गॉट द पॉइंट? अब क्या है सर, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि दोनों के लिए ही 3 महीने का ही टाइम यहां पे दिया हुआ है। मतलब चाहे ट्रेडमार्क वाला केस हो चाहे वो अनडिजायरेबल नेम वाला केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को जो कंप्लाई करना है उसके लिए 3 महीने का टाइम पीरियड जो है वो आपको दिया हुआ। पहले कहा गया था कि अगर 6 महीने भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब क्या कहता है, 3 महीने में करना पड़ेगा। दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। पहले कंफ्यूज होते थे 3 महीने किसके लिए, 6 महीने किसके लिए। अब क्या है, एकदम सीधा सर, चाहे अनडिजायरेबल नेम होगा, आइडेंटिकल नेम होगा तो भी 3 महीने में, और चाहे जो ये आपका कौन सा ट्रेडमार्क वाला है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, उसके लिए भी 3 महीने। बात ही खत्म हो गई। छोटू सा चेंज यहां पे किया गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको आप एक काम और भी कर सकते हैं मेरे भाई साथ साथ में। क्या आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि यहां अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो सबसे पहली बात जो इंप्रिजनमेंट वाला पॉइंट था, ठीक है, इसको तो बोले यहां से कट ही कर दिया गया। दूसरी बात यह कि जो फाइन वाला पॉइंट था, जो फाइन वाला पॉइंट था 25,000 तो वैसे का वैसा रखा गया, लेकिन जहां कुछ और लिखा हुआ था वहां पे कितना कर दिया है, ₹25 लाख यहां पे कर दिया गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इससे क्या हो गया, फटाफट शॉर्ट में हो गया। इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, अगर बेसिकली देखोगे तो, राइट। फिर उसके बाद में सब बोले अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो यहां पे क्या है, यहां पे है कि चाहे चेंज ऑफ नेम की जब अपन बात करते हैं, जब बोले आप चेंज ऑफ नेम की बात करते हैं तो कंप्लाई विद सीजी डायरेक्शंस कितने टाइम में, सब बोले विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। चाहे आपका आइडेंटिकल नेम वाला प्रॉब्लम होगा
और चाहे आपका जो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है वो वाला प्रॉब्लम होगा, दोनों ही केसेस के अंदर मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया गया। 3 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन वापस से एक बार और ध्यान दीजिएगा, क्या सर यहां पे एक और चेंज दिया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम वाले में, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3। सर ये कब एप्लीकेबल है सर, देख लीजिए यहां पे भाई साहब, सेम डेट है आपकी, कब, 28 सितंबर 2020, ठीक है। ये भी कब से एप्लीकेबल है, 28 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल है। सर ये क्या कहता है, चलिए पढ़ते एक बार क्या कहता है। सर अगर बोले आपने गवर्नमेंट का डायरेक्शन जो है उसको कंप्लाई नहीं किया, द गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम है, मतलब गवर्नमेंट ने आपको बोला था नाम चेंज कर ले बेटा, आपने कहा हो कर दो, 1 महीने का टाइम निकल गया, 2 महीने का टाइम निकल गया, और मैक्सिमम जो टाइम था 3 महीने वाला वो भी निकल गया। गॉट द पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा नहीं कर रहा क्या, कोई बात नहीं, हम खुद तुमको नाम दे देंगे। सर कौन सा नाम, वो तुमको मंजूर हो या फिर ना हो, कोई तो भी एक नाम दे दिया जाएगा जो पहले वाले नाम से आइडेंटिकल कतई नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। टू द कंपनी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड द आरओसी शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम, और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, विच द कंपनी शैल यूज देयर आफ्टर, वही नाम आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब तुम ढीठ बन के बैठ गए, बोले हाँ हाँ ठीक है करता हूं, बोले चेंज, या तुमने बोला अरे गवर्नमेंट ऐसी बोल रही है जान दो छोड़ो, बोले नहीं करना अपने को चेंज। अगर नहीं किया तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, जबरदस्ती आपको कोई तो भी एक नाम दे देगी, और उसी नाम से आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा, और आज के बाद जो भी काम आपको करना है उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट nothing shall prevent a company from subsequently changing its name according to the provisions of section number 13। बाद में अगर आपको नाम चेंज करना होगा करते बैठना, अगर गवर्नमेंट का लॉट किया हुआ नाम आपको पसंद नहीं आया तो। इज दिस पॉइंट क्लियर, डन। अब इसमें भी ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है भाई साहब, ये कहता है इफ डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट are not complied with within 3 months, ठीक है, then CG may allot a name of its own choice to company, and ROC shall issue new certificate of incorporation as per new name, ठीक है। नया नाम जो है वो आपको यहां पे अलॉट कर दिया जाएगा। अगर तुमने काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं मत करो तुम, हम कर देते, बोले तुम्हारे बिहाफ पे, टेंशन मत लो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 16 जो है उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेक्शन नंबर 23, ये किसकी बात करता है, अबाउट द पब्लिक ऑफर एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट। सर कौन सी डेट से एप्लीकेबल है, 28 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल है। क्या ये जून 2021 के लिए रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है सर। क्या कहता है यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज may issue such class of securities for the purpose of listing on the permitted stock exchange in the permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as the case may be prescribed। मतलब ऐसा कि अगर आपका ये कहना है कि सर हम तो इंडिया के बाहर अपने कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहते हैं, सर कहां पे करवाना चाहते हो, जैसे न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर लंदन का स्टॉक एक्सचेंज हो गया। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे सेक्शन में ऐसा लिख दिया गया कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, सब बोले वो यहां पे रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी। ये ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पे प्रेस्क्राइब वर्ड लिखा गया होगा वहां हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रेस्क्राइब कहां पे किया गया होगा भाई साहब, रूल्स के अंदर। सर एक मिनट, ये टॉपिक के लिए रूल्स कौन से वाले हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। गॉट द पॉइंट। हालांकि फिलहाल तक यहां पे प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि कौन से क्लास की कंपनीज के बारे में बात कर रहा है,
और उसके कौन से क्लास की सिक्योरिटीज को कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने की बात कर। लेकिन क्या कह दिया गया, सिंपली ये कह दिया गया कि भाई साहब कल को जाके अगर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो अपनी सिक्योरिटीज को, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस वाले शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या जो भी रहेंगे उसके बारे में रूल में आपका एमसीए डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए डिपार्टमेंट, वो बता देगा उनको क्या कर सकते हैं, फॉरेन के एक्सचेंज में आप उसको लिस्ट करवाने का काम जो है वो कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, बात खत्म नहीं हुई। सब बोले सीजी में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ द कंपनीज फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर मतलब प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, ठीक है, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सर ये चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करता है, एक बार देख लेते भाई साहब। अपने पास में बकायदा पूरा का पूरा जो ये है कंपनीज एक्ट 2013 ये खुला हुआ ही है सर। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था सर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और उसका भी दूसरा पार्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। तो बोले चैप्टर नंबर 3 जो है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती कि आपको उसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और ना ही चैप्टर 4 को कंप्लाई करने की जरूरत है। फिर उसके बाद में सब बोले सेक्शन नंबर 89, सर ये तो मैनेजमेंट वाला आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 90 एसबीओ, गॉट द पॉइंट, सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनर। फिर उसके बाद में 127 किसका था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। एंड अ कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिफिकेशन शेल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कुछ कंपनीज को ऐसा बोला जा सकता है बाय द गवर्नमेंट कि आपको इन चीजों को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्या करने की बात कर रहे होंगे, लिस्टिंग वगैरह जो है वो करवाने की बात कर रहे होंगे उस केस में। अरे गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जब भी ये प्रपोजल लाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने प्रपोजल ला दिया और वो एप्लीकेबल हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है उनके सामने इसको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही इसको आप क्या कर सकते हो, अमल में ला सकते हो। ये समझ में आया क्या वैसा, बोले ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 26, ये भी प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इनटू द प्रोस्पेक्टस। सर मैटर्स की बात करें तो हमें याद आया गोल्डन वाला रूल। क्या कहता है, सारी की सारी सच्चाई वहां पे होनी चाहिए। मटेरियल वाले जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना होगा, जो फैक्ट्स आपके मटेरियल वाले नहीं हैं उनके बारे में मत बताओ। बोले गॉट द पॉइंट। झूठ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज ओमिट नहीं करनी है, कोई भी चीज को सप्रेस नहीं करना है, कोई भी चीज को छुपाना नहीं है। ये सारी बातें बोली गई। गॉट द पॉइंट। एप्लीकेबल कब से है सर, 21/12/2020 से। जून वालों के लिए रिलेवेंट है क्या, 100%। सर क्या बोला गया है, कहा गया अगर गलती से प्रोस्पेक्टस में आपने चीजों को प्रॉपरली नहीं बताया तो ऐसे केस में जो 3 साल के इंप्रिजनमेंट का फंडा था ना, उसको यहां से क्या कर दिया है, कट कर दिया। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट की बात करी जा रही। सेक्शन 447 जो एप्लीकेबल हो रहा है वो तो वैसे का वैसा, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ज्यादा लाड प्यार में आने की जरूरत नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां पे ध्यान से देखिए क्या बोलता है, इफ द प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन। कंपनी का जो फाइन है वो एज इट इज, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जो यहां पे इंप्रिजनमेंट की बात करी थी 3 साल की, उसको कट कर दिया गया। एंड जो यहां पे फाइन की बात करी गई थी उसमें मिनिमम जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, लेकिन मैक्सिमम उसको रिड्यूस करके सिर्फ 3 लाख का कर दिया गया। गॉट द पॉइंट। और अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यहां पे द वर्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और शैल बी ओमिटेड, उसको हटा दिया गया। क्यों? अरे भाई साहब जब इंप्रिजनमेंट रहा ही नहीं है तो उसको रख के क्या करेंगे, सिर्फ फाइन रह गया। फाइन में भी क्या बोला भाई साहब, फाइन में भी बोला 50,000 से लेके 3 लाख तक का, बात ही खत्म हो गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो ध्यान से यहां पे मैटर्स अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज वगैरह नहीं किए तो जो आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर इंप्रिजनमेंट वाला फंडा जो है वो तो हटा ही दिया गया है। लेकिन अगर मैं फाइन के बारे में बात करूं तो मिनिमम कितना बताया भाई साहब, ₹50,000 तो मैक्सिमम कितना बताया, ₹3 लाख। गॉट द पॉइंट। इंप्रिजनमेंट का फंडा जो था वही क्या कर दिया, यहां से सिंपली हटा दिया।
क्रिमिनलाइजेशन जो है उस चीज को काइंड ऑफ यहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, डीक्रिमिनलाइजेशन करना। गॉट इट, डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 40, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यही चैप्टर से बिलोंग करता है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी देखिए क्या किया गया, इंप्रिजनमेंट वाला जो फंडा है उसको हटा दिया गया। अगर आपने अलॉटमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ऑफिसर अगर डिफॉल्ट में रहा, तो उसके लिए पहले इंप्रिजनमेंट का पॉइंट था उसको हटा दिया गया, और फाइन जो है उसको वापस से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3 लाख। सर जो यहां पे 26 में दिया गया था और जो 40 में दिया गया है, दोनों चीजें यहां पे क्या कर दी गई आपकी, सेम टू सेम। यानी कि यहां पे भी अगर मैं चाहूं तो इसको कर सकता हूं कॉपी पेस्ट, सेम कॉपी पेस्ट। इंप्रिजनमेंट हटा दिया जो कि कितने का था, 1 साल का ही था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। गॉट इट, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन नंबर 48, ये किसकी बात करता है, वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। सब मेंबरशिप वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं इस चीज के बारे में। क्या कहता है कि अगर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके जो राइट्स वगैरह हैं उसमें आप वेरिएशन करना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। और जो लोग डिसेंटिएंट वाले शेयर होल्डर्स होंगे, अगर वो लोग चाहें तो एनसीएलटी के पास में जाके अप्लाई कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। एंड सर उसमें पॉइंट ये भी था कि अगर वेरिएशन करने के लिए आपने रेजोल्यूशन जो किया, पास किया, उसमें कुछ गबन कर दिया आपने या कोई और गलत काम कर दिया, तो इंप्रिजनमेंट वगैरह का पॉइंट जो है वो वहां पे दिया हुआ था, उस सबको यहां से हटा दिया गया। मतलब वो वाला जो पॉइंट था आपका, उसको यहां से सीधा हटा दिया गया, उसको ओमिट कर दिया गया। हो, इसका मतलब अगर वेरिएशन करने में ऑफिसर्स ने कोई भी डिफॉल्ट किया, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा सर, जहां पे पूरे कंपनी लॉ में अगर कहीं पे स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है, तो जो जनरल वाली पेनल्टीज हैं वो क्या करेंगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। सर ये जनरल पेनल्टीज का मतलब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं मिसलेनियस में जाता हूं, मिसलेनियस में देखिए आपको पूरा फ्रॉड वगैरह का या फिर पेनल्टीज वगैरह जो है वो सब आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो पेनल्टीज रहेंगी ना, वो आपको क्या रहेंगे भाई साहब, एप्लीकेबल होंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा वापस से, सेक्शन नंबर 56 कब का है सर, 21/12/2020 जून के लिए एप्लीकेबल है क्या? यस सर। टॉपिक क्या है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें भी क्या कहता है कि सर अगर ट्रांसफर वगैरह करना था जिसको कंपनी ने रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया, या एज द केस में भी, इसमें भी अगर डिफॉल्ट हुआ होगा तो पेनल्टी जो है वो कितना कर दिया गया है, 50,000। इसको यहां पे चेंज कर दिया गया, बस इतनी सी बात यहां पे। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, सब बोले रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये भी कब का है, 21/12/2020 का। सर इसमें भी जो ये आपका इंप्रिजनमेंट वगैरह का फंडा था, पूरा का पूरा क्लॉज जो है उसको यहां पे क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब जनरल में चला गया सर ये वापस से, ये जो स्पेसिफिक वाली पनिशमेंट थी, इस पनिशमेंट को यहां से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? बोले 22 जनवरी 2021 के बाद में एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका जो एग्जाम है जून 2021 में होगा तो ये वाले पॉइंट को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। सर क्या था ये पॉइंट ये था कि सेक्शन नंबर 62 इसके सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के हिसाब से जब आप राइट इशू की बात करते हैं, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू दिया जाता है, तो उसमें जो ऑफर पीरियड की बात की जाती है, तो ये कहा गया है कि 15 दिन से लेके 30 डेज तक का टाइम पीरियड जो है वो बोले यहां पे रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, इग्नोर कर दो मेरे भाई, इसलिए क्योंकि जब आपका जून 2021 में एग्जाम आएगा और इसी टॉपिक पे अगर आपका क्वेश्चन आ गया, गलती आपने क्या कर दी, नया वाला प्रोविजन लिख के आ गए, गई भैंस पानी में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 64, नोटिस टू बी गिवन टू द आरओसी। सर इसमें क्या कहता है कि आपको आरओसी को नोटिस देना था सर, शेयर कैपिटल वगैरह जो टॉपिक आपका है उसके हिसाब से आपने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो जो यहां पे पेनल्टी वगैरह है उसको चेंज कर दिया, 500 रुपए फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट। इससे ज्यादा होगी शायद, पहले कितनी दी क्या पता, छोड़ दो।
मतलब पहले वाले से अगर मैं यहां पे लेके चलूंगा तो ऐसे केस में वापस कंफ्यूजन होगा। सिर्फ क्या ध्यान देना है, अगर शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन किया गया होगा सेक्शन नंबर 61 के हिसाब से, तो 64 में कहा गया है कि इसको आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर नहीं किया तो अब क्या है, 500 रुपए फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट आपको क्या लगेगा, पेनल्टी जो है वो लगेगी। एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख इन केस ऑफ कंपनी एंड ₹1 लाख इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंपनी पे मैक्सिमम कितना लगेगा, 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितना लगेगा, 1 लाख। इसको भी रिड्यूस कर दिया गया सर, पहले ज्यादा था, कितना था छोड़ो ना, अभी वाला ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66 ओमिटेड, पूरा ओमिटेड। अगर आपने सेक्शन नंबर 66 को कंप्लाई करते हुए रिडक्शन नहीं किया या उसमें कोई गड़बड़ करी तो वापस से जनरल पेनल्टी वाला जो फंडा रहेगा ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जो स्पेसिफिक सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन नंबर 11 सेक्शन 66 सब सेक्शन 11 में जो स्पेसिफिक दिया हुआ था वो हटा दिया वहां से। गॉट इट? डन। नेक्स्ट पॉइंट भाई साहब, सेक्शन नंबर 68 किसकी बात करता है, सब बोले बायबैक के बारे में बात करता है, बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करता है। गॉट द पॉइंट? इसमें भी देखिए जो 11 नंबर का पॉइंट है उसमें क्या हुआ, जो इम्प्रिजनमेंट का फंडा था उसको यहां से हटा दिया गया, ठीक है, और बाकी जो है ₹1 लाख से लेकर 3 लाख वो रखा गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर को लेकर डिफॉल्ट क्या कहता है, वापस से जो डिफॉल्ट का फंडा था अलग से उसको हटा दिया गया है, मतलब नाउ देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक पेनल्टी। स्पेसिफिक वाली जो पेनल्टी है ना वो नहीं रहेगी, बोले यहां पे बहुत ही बढ़िया। जनरल वाली पेनल्टी जो रहेगी उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना हो। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 86, सेक्शन नंबर 86 सर ये चार्जेस के बारे में बात करता है सब बोले अगर आपने चार्जेस वगैरह को सेटिस्फाई कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोले आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। सर नहीं किया तो इसमें भी चेंज कर दिया, अमाउंट को कम कर दिया, 50,000 रुपए, पहले कितना था छोड़ो, फिलहाल कितना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो है वो सेम है शायद। कंपनी अगर डिफॉल्ट में होती है तो कंपनी पे 5 लाख रुपए, और अगर ऑफिसर डिफॉल्ट में है तो 50,000 रुपए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 88। सर ये किसके बारे में बात करता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब सेक्शन 5 जो है उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसमें क्या कहता है, सो बोले इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर, और या फिर फेल टू मेंटेन देम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 1 and 2, द कंपनी शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी। कंपनी के लिए 3 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपए। अगर रजिस्टर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया तो कंपनी पे 3 लाख रुपए का पेनल्टी रहेगा, और जो आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके ऊपर कितने का होगा, 50,000 रुपए का पेनल्टी जो है वो लगाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 89 डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। इसमें भी क्या किया गया भाई साहब, ध्यान से, ही शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी ऑफ ₹50,000। मतलब आपके पास में बेनिफिशियल शेयर्स वगैरह हैं, आपको डिक्लेयर करना था, नहीं किया तो 50,000 रुपए, और अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो पर डे का 200 रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 5 लाख रुपए। आपका कंपनी के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब शेयर्स किसी और ने लिए हुए हैं लेकिन आपके बेनिफिट के लिए लिए हुए हैं, तो आपको ये वाली चीज क्या करनी थी, इंटीमेट करनी थी। अगर नहीं किया तो क्या बोला गया भाई साहब, 50,000 रुपए जो है वो तो लगेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूड है तो जब तक कि आप इंटीमेशन नहीं देते हो पर डे का 200 रुपए के हिसाब से रहेगा, जो कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 5 लाख रुपए तक जाएगा। अंडरस्टूड? बोले ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसेक्शन 7 जो है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसमें भी क्या दिया गया है, सब पेनल्टी दिया गया। क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। सो इफ ए कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न फेल्स टू डू सो, मतलब आपको क्या करना था, आपको रिटर्न फाइल करना था, ठीक है, और आप ऐसा नहीं कर पाए, किस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वाला बंदा जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो कंपनी को बताता, और कंपनी जो है वो इसके बारे में किसको बताती, आरओसी को बताती।
अगर ये बंदा कंपनी को नहीं बता पा रहा है टाइम पे, तो उसके लिए पहले अपन ने देखा। और फिर कंपनी को जो आरओसी को इंटीमेट करना था, अगर कंपनी टाइम पे नहीं करती है, तो ये पेनल्टी किसकी बात करता है? कंपनी की। क्या कहता है भाई साहब कि पेनल्टी विल बी ₹1000 फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट, जो कि कंपनी के लिए मैक्सिमम 5 लाख का रहेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए का होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर आगे 2 नए पॉइंट यहां पे ऐड कर दिए, सॉरी 1 पॉइंट, लेकिन ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 22/1/2021 यानी कि दिसंबर 2021 का जिनका एग्जाम होगा, उनके लिए पॉइंट क्या है? एप्लीकेबल है। तो इसको अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 90 सर, एसबीओ वाला पॉइंट, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाला पॉइंट। इसमें भी क्या किया है सब? बोले यहां पे सब सेक्शन 10 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो भी किसकी बात कर रहा होगा? सब पेनल्टी की बात कर रहा होगा। पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया गया होगा। क्या कहता है भाई साहब? इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक अ डिक्लेरेशन, मतलब आप एसबीओ हैं, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो पहली पेनल्टी जो है वो आपकी कितनी? 50,000 रुपए। और डेट खत्म होने के बाद भी आप यहां पे फाइलिंग नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में ₹1000 फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट, जो कि मैक्सिमम कितनी जाएगी? 2 लाख तक जाएगी। और उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया। क्या? कि सर इफ अ कंपनी रिक्वायर टू मेंटेन अ रजिस्टर, आपको एसबीओ का रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। बोले हाँ, ठीक है। अगर वो नहीं किया एंड अगर आपने आरओसी के पास में इंफॉर्मेशन को फाइल नहीं किया, या फिर जब इंस्पेक्शन करने की बारी आई तो आपने इंस्पेक्शन के लिए डिनाई कर दिया। गॉट द पॉइंट? द कंपनी एंड ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹10 लाख से लेके 50 लाख। अगर इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में 10 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना जो है कंपनी पे भी लगेगा एंड कंपनी का जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उस पे भी लगेगा। गॉट द पॉइंट? एंड वेयर द फेलियर इज कंटिन्यूइंग वन, तो ऐसे केस में ₹1000 फॉर एवरी डे ये आपका क्या रहेगा? लगेगा। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में अगर झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या फिर कोई भी चीज को आपने छुपाने की कोशिश करी तो उसे फ्रॉड माना जाएगा और सेक्शन 447 के हिसाब से क्या रहेगा? गए भैंस पानी में। ये किसके लिए बोला भाई साहब? ये एसबीओ की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सर इसके बारे में अपने को पता है कि कोई भी बंदा अगर एसबीओ होता है तो ऐसे केस में उसको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है और कंपनी इसके बाद में इस चीज के बारे में किसको बताती है? आरओसी को बताती है। तो पहली बात तो बोले बताई नहीं, दूसरी बात गलत बताई। अगर गलत बताई मतलब सेक्शन 447 फ्रॉड है भाई साहब, सीधा सीधा। अगर नहीं बताई, बतानी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं बताई, तो ऐसे केस में ये फंडा दिया गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट वापस से आता है सेक्शन नंबर 92 जो कि एनुअल रिटर्न्स के बारे में बात करता है। क्या ये जून वालों के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल सर, 21/12/2020। तो ये जून वालों के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल है। क्या कहता है? सो बोले इफ कंपनी फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4, जो आरओसी के पास में फाइल करना पड़ता है, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन, द कंपनी एंड ऑफिसर, उस पे पेनल्टी रहेगी जो कि 10,000 रुपए से लेकर कंटिन्यू अगर आपका रहता है तो फिर 100 रुपए, यानी कि मिनिमम रहेगा 10,000 का और मैक्सिमम जो है वो जा सकता है कंपनी के लिए 2 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 50,000। अंडरस्टूड द पॉइंट? ध्यान से भाई साहब, सेक्शन नंबर 92 अगर फाइलिंग नहीं किया तो मिनिमम 10,000 एंड इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज, राइट? तो ऐसे केस में कहा गया क्या? ₹100 फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट, ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? ₹2 लाख फॉर कंपनी एंड ₹50,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट।
इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? डन। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरी बात क्या, सब बोले एनुअल रिटर्न में कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उसका सर्टिफिकेशन जो है वो भी लगता है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे केस में इफ द पीसीएस सर्टिफाई द रिटर्न अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और द रूल मेड देयर अंडर, तो 2 लाख का फटका जो है वो उसको भी लगेगा। ये पहले ज्यादा हुआ करता था, जिसको कि कम करके कितने का कर दिया गया है, 2 लाख का कर दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। नेक्स्ट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 105, किसकी बात करता है? प्रॉक्सीज के बारे में। क्या ये जून के लिए एप्लीकेबल है? 100% सर। छोटा मोटा ही पॉइंट दिया गया, वैसे तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बोला गया। क्या कहता है कि अगर आपने जानबूझ के क्या किया, सामने वाले बंदे को इन्विटेशन दिया और विलफुली ऑथराइज और परमिट देयर इशू, ठीक है, मतलब जो भी आपका क्या बोलते हैं प्रॉक्सी का फॉर्म वगैरह है, आपने आपने सामने वाले बंदे को फोर्स किया कि आजा आजा प्रॉक्सी को भेज देना, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो ऐसे केस में हाँ, पहले जो आपका पनिशमेंट था वो 1 लाख का था, जिसको कि कम करके कितना कर दिया गया है, 50,000 का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए आप किसी को फोर्स करते हैं, कंपनी की तरफ से अगर फोर्स हो रहा होगा, तो पहले जो पनिशमेंट थी वो 1 लाख की थी, अब वो कितने की हो गई है, 50,000 रुपए की हो गई। अंडरस्टूड द पॉइंट? पूरे डी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे वर्ड पनिशेबल लिखा हुआ था वहां पे वर्ड क्या हो चुका है, लाइबल। सर दोनों में फर्क क्या है? सर ये काइंड ऑफ पनिशमेंट थी सर, और यहां पे क्या बोल रहा है, आप चीजों को कंप्लाई नहीं कर पाए तो ऐसे केस में आपको ये पे करना पड़ेगा। यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि फॉर्मल पेनल्टी, या फिर आप क्या बोलेंगे इस चीज को, फाइन का नाम नहीं देके सिंपल तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की बात करेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 117, जो कि रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स की बात करता है, जो कि आरओसी के पास में अपने को फाइल करने पड़ते हैं फॉर्म नंबर एनजेटी 14 के अंदर। इसमें क्या कहता है सर? सब बोले यहां पे पूरा का पूरा सबसेक्शन जो है उसको क्या कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्या किया गया होगा? सब बोले जो अमाउंट वगैरह है उसको कम कर दिया गया। क्या कहता है वैसा? इफ कंपनी फेल्स टू फाइल द रेजोल्यूशन टू द आरओसी, ठीक है, विद इन द प्रोवाइडेड टाइम पीरियड, तो ऐसे केस में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी पेनल्टी की, जो कि रहेगी 10,000 रुपए, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो 100 रुपए फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया होगा, उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो बोले ऐसे केस में पेनल्टी ऑफ 10,000 और कंटिन्यूड रही तो 100 रुपए, लेकिन मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 50,000 रुपए। सर लगभग सेम पॉइंट है जो पहले बोला गया था, सेम टू सेम, बराबर। जो पेनल्टी पहले बोली गई थी वही वाली यहां पे भी बोली गई। लेकिन अगला ध्यान दीजिएगा सर, इसमें जो ये पॉइंट नंबर 2 है, क्या लिखा है, नहीं पढ़ने का अपने को, कहां से लेके कहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट कब से है, 22/1/2021 से। कब के लिए एप्लीकेबल होगा, दिसंबर 2021 वालों के लिए एप्लीकेबल। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या बोल रहा होगा सर? इसमें भी पेनल्टी की बात करी गई होगी। क्या कहता है वैसा? इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, डिविडेंड टाइम पे नहीं किया, डिक्लेयर करने के बाद अकाउंट में ट्रांसफर करना था वो आपने नहीं किया, आईईपीएफ अकाउंट में डालना था वो आपने नहीं किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना था वो आपने नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपनी की लायबिलिटी जो है ये रहेगी 1 लाख की, और अगर कंटिन्यू होता है डिफॉल्ट तो 500 रुपए ईच डे इन डिफॉल्ट, मैक्सिमम जाएगा 10 लाख रुपए का, और एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम कितना जाएगा, 25,000 रुपए का। एम्प्लॉय मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसकी जिम्मेदारी थी डिविडेंड के लिए सारे काम करने की, अगर उसने डिफॉल्ट किया, बराबर है, तो कंपनी पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उस पर भी लगेगा, लेकिन अमाउंट को कम कर दिया गया। पहले ये अमाउंट ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला गया वैसा भी यहां पे, हाँ, ऑफिसर के लिए मिनिमम जो है वो 25,000 रुपए, फिर उसके बाद में 100 रुपए फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट, और फिर जो मैक्सिमम जा सकता है डेली वाला वो कितना रहेगा, 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। अगला आता है 128, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। एप्लीकेबल है क्या दिसंबर के लिए? यस सर। क्या कहता है?
अगर बोले जो बुक्स वगैरह आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? एमडी की थी, डब्ल्यूटीडी की थी, या इंचार्ज ऑफ फाइनेंस की थी, या फिर सीएफओ की थी। तो उसमें जो इम्प्रिजनमेंट का फंडा था उसको यहां से हटा दिया गया, और अब अगर वो हट गया होगा तो बोथ वाला फंडा भी हट गया होगा। क्यों? क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ फाइन बचा है साहब। जो फाइन है सिर्फ वही बचा, उसके अलावा कुछ और बचा ही नहीं। गॉट द पॉइंट? तो सिर्फ फाइन जो होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेक्शन नंबर 129। एक गड़बड़ हो गई, 127 वाला जो था वो डिविडेंड वाला था, ठीक है, कहीं पे भी तो था 127 आया था कहीं पे तो भी, जिसमें ये कहा था कि कंपनीज को एग्जम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम कंप्लाइंग विद द सेक्शन नंबर 127। तो वो डिविडेंड वाला था, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो फंडा है ये डेट से एप्लीकेबल है, तो क्या ये जून वालों के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं, तो छोड़ दो इसको, उसको कंप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, अभी मत पढ़ना, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह। अब इसमें भी क्या बोला गया? पेनल्टी की बात की गई है 21/12/2020 को। क्या कहता है भाई साहब? इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी ऑफ ₹3 लाख, एंड ऑफिसर के लिए कितना कर दिया है? 50,000, जो कि पहले ज्यादा हुआ करती थी, इसको कम कर दिया गया। गॉट इट? डन। अगला जो पॉइंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अच्छी बात ये है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 22 जनवरी 2021। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है सेक्शन नंबर 137, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द आरओसी, एओसी 4 वगैरह में, एओसी 4, सीएफएस वगैरह, ये आपको आरओसी के पास में फाइल करना पड़ता है ऑडिट वगैरह हो जाने के बाद में, राइट? याद आया? अगर नहीं किया तो यहां देखिए, यहां पे जो पहले दिया हुआ था वो तो बोले अब एप्लीकेबल नहीं है। क्या कहता है? ₹10,000 एंड देन ₹100 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज टिल मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। पहले जो 10 लाख का था उसको 2 लाख कर दिया, जो ₹1,000 पर डे था उसको ₹100 पर डे कर दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द वर्ड ₹1 लाख ₹10,000 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। दूसरी जो पेनल्टी आपको दी गई होगी उसमें, एंड 5 लाख की जगह पे 50,000 जो है वो यहां पे क्या कर दिया गया? सब्सटीट्यूट कर दिया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 140, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ द स्पेशल नोटिस। क्या ये एप्लीकेबल है जून के लिए? यस इट इज। क्या कहता है इसके अंदर? सिंपल है सर, जो वर्ड आपके 5 लाख थे उसको कम करके कितना कर दिया? 2 लाख कर दिया। और क्या कहता है भाई साहब? If auditor does not comply with the provision of subsection 2, he shall be liable for the penalty of ₹50,000 or an amount equal to the remuneration of the auditor, whichever is less. And अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो ₹500 पर डे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 2 लाख। यानी कि यहां पे भी अमाउंट क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 143, पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर जो आपकी पावर है, जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपको निभानी पड़ेगी, ढंग से नहीं निभाई तो पेनल्टीज वगैरह दी गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो अगेन पेनल्टीज का बोला गया होगा। एप्लीकेबल है क्या सर जून वालों के लिए? यस इट इज एप्लीकेबल। क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट ही कर दिया। और क्या कहता है कि अगर जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है या जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, जिसको सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए चीजें बताई गई थी कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करते हो तो अगर लिस्टेड कंपनी का था तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आपको लगेगा। और अगर जो कंपनी है वो लिस्टेड को छोड़ के कोई और है तो उसको क्या कर दिया गया है? 1 लाख का कर दिया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 147, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन नंबर 147 किसकी बात करता है भाई? देख लेते एक बार यहां पे। वन 148 कॉस्ट ऑडिटर के बारे में बात करता है, 147 बाकी ऑडिट्स के बारे में बात करता होगा। चैप्टर कौन सा है आपका? ऑडिट एंड द ऑडिटर्स वाला। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, अगर ऑडिट को लेके कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया होगा उसकी बात यहां पे करता है। क्या कहता है भाई साहब यहां पे? 21/12/2020 यानी कि जून के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, ठीक है।
यहां पे जो इम्प्रिजनमेंट का लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। अगर जो आपको प्रोविजन दिए गए, कहां से लेके कहां तक के प्रोविजन होंगे सर? सब बोले सेक्शन नंबर 139 से लेके सेक्शन नंबर 146। ठीक है, अगर इन प्रोविजंस को आपने कंप्लाई नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ था पहले, जो कि इतना था। ठीक है, और पहले 1 लाख और बोथ दिया हुआ था, मतलब इतने का जुर्माना लग सकता है। और चूंकि यहां इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट था तो विद बोथ लिखा हुआ था। अब जब इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट ही हट गया तो सिर्फ क्या आएगा? ₹1 लाख, यानी कि ले दे के 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, और सर उसमें से सेक्शन 143 जो है उसको क्या कर दिया है? ओमिट कर दिया, जो अपन ने यहां पहले बात करी थी। गॉट द पॉइंट? क्यों? सेक्शन 143 के हिसाब से जो पेनल्टीज हैं वो अलग से यहां पे बता दी, पीसीएस के लिए और कॉस्ट ऑडिटर आपका जो होगा उसके लिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 149, लेकिन अच्छी बात क्या है? येट टू बी नोटिफाइड। तो क्यों माथा पच्ची करने का, छोड़ो, जाने दो उसको। अगला आता है सेक्शन नंबर 165। सर ये किसकी बात करता है? अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। याद है सब बोले एक बंदा अगर अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर अपॉइंट होने की बात करे तो मैक्सिमम 20 कंपनीज में हो सकता है। उसमें से भी जो पब्लिक कंपनी आपकी रहेगी वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10 हो सकती है। ठीक है, अगर उसको लेके कोई भी कॉन्ट्रवेंशन आपने किया होगा तो ऐसे केस में पेनल्टी 5,000 रुपए की फॉर ईच डे जब आपका डिफॉल्ट क्या होगा? कंटिन्यू हो रहा होगा। इसको भी क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 172। सर ये किसकी बात करता है? जब आप बात करते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन। ये वाला जो आपका चैप्टर है उसका सबसे आखिरी वाला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 172। तो जनरल पेनल्टी वो चैप्टर के लिए यहां पे बात करी गई है। और क्या कहता है वैसा? इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है जिसका नाम मैंने आपको यहां पे लिख के दिया, अगर इसको कंप्लाई करने में कोई भी डिफॉल्ट आपने किया एंड फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड देयर इन, तो ऐसे केस में कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट उस पे 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगेगी। और फिर भी अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होते रहा तो ऐसे केस में पर डे 500 रुपए, जो कि मैक्सिमम कंपनी के केस में जाएगा 3 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में जाएगा मैक्सिमम 1 लाख रुपए, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि अगर मैं सेक्शन नंबर 172 के बारे में बात करूं तो इस चैप्टर को लेके जनरल पेनल्टी की बात जो है वो करी गई है। अगर कहीं और जैसे मान लीजिए सेक्शन 149 के अंदर अगर स्पेसिफिक पेनल्टी दी गई है आप उसको कंप्लाई करो, अगर 152 के अंदर स्पेसिफिक पेनल्टी दी गई है आप उसको कंप्लाई करो। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी कोई पेनल्टी नहीं दी गई है और अगर इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन को आपने कंप्लाई नहीं किया है तो ऐसे केस में 50,000 रुपए जो हैं वो तो बोले लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो 500 रुपए फॉर ईच डे, जो कि मैक्सिमम कितना जाएगा? कंपनी के केस में 3 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में कितना? 1 लाख। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है बोले सर। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 178 जो कि किसकी बात करता है? एनआरसी की बात करता है। सब सेक्शन 1 से लेके 4 तक एनआरसी और 5 से लेके 8 तक एसआरसी। गॉट द पॉइंट? इसमें भी क्या कहता है वैसा? सब बोले यहां जो ये पूरा पहले लिखा हुआ था इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो पहले लिखा हुआ था यहां पे चेंज कर दिया। सर क्या चेंज किया? यहां पे लाइबल, ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ था? पनिशेबल, लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, ₹5 लाख। इसमें क्या कर दिया? इसमें भाई साहब ये जो आपका मिनिमम वाला था ना उसको हटा ही दिया, सीधा क्या बोल दिया? 5 लाख रुपए का लगेगा। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल फॉर ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख, यानी कि जो मिनिमम वाला फंडा था उसको भी हटा दिया, इम्प्रिजनमेंट वाला जो फंडा था उसको भी हटा दिया और सीधा क्या बोल दिया? भैया कंपनी जो है उसके ऊपर 5 लाख रुपए का, अगर आपको एनआरसी बनानी चाहिए थी, एसआरसी बनानी चाहिए थी, आपने नहीं बनाया या उसके अंदर काम जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ऐसे केस में अब ये डिफॉल्ट यहां पे रहेगा।
सीधा सीधा बता दिया आपको अमाउंट कितना, कंपनी के लिए 5 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 1 लाख रुपए। ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट का जो फंडा था वो क्या कर दिया, हटा दिया गया। इसे क्या कहते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन करना। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 184, इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर। सर हमको पता है कि उसको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट, नहीं किया तो यहां पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। पहले क्या था, फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। पहले क्या था, फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं बताया तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो बोले आपके ऊपर लगाई जाएगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 187, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन द ओन नेम। मतलब किसी और के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक्सेप्शन दिया गया तो वो अलग बात होगी, लेकिन सिंपल पॉइंट ये कि आपको ये कहा गया कि अगर मार्केट में कोई भी चीज में आप पैसा लगा रहे होंगे, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। सर अगर नहीं रहा तो खुद के नाम पे, अगर खुद के नाम पे नहीं रहता है तो कंपनी पे पेनल्टी रहेगी 5 लाख रुपए की, ठीक है। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पे पेनल्टी रहेगी कितने की, 50,000 रुपए की। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। हाँ जी, तो अगला जो पॉइंट आपका है वो है सेक्शन नंबर 188। सर सेक्शन नंबर 188 बात करता है किसके बारे में? सब बात करता है अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसा कि अगर आप अपनी कंपनी के बारे में बात करें तो आपकी जो कंपनी है अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शंस करती है। सर रिलेटेड पार्टी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है सर, ठीक है। तो कहा गया है कि ये आपको अगर करना है तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर सकते हैं। कौन से प्राइस पे? आर्म्स लेंथ प्राइस पे, राइट। लेकिन सर अभी वापस से पॉइंट आ गया कि अगर इसमें कोई डिफॉल्ट हुआ तो सर बोले अगर इस चीज में कोई डिफॉल्ट होता है तो जो आपका सबसेक्शन 5 है जिसमें पेनल्टीज के बारे में बताया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर यहां मैं क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से बात करूं, मतलब अगर आपकी जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी भाई साहब? लिस्टेड वाली कंपनी है, तो ऐसे केस में जो यहां पे इंप्रिजनमेंट का फंडा था 1 साल वाला, वो तो पूरा का पूरा यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। और उसको हटा के क्या बोल दिया गया, ये जान दीजिएगा भाई साहब, लिस्टेड कंपनी के लिए जो यहां पे 1 साल का फंडा था उसको तो यहां से कट कर दिया गया, मतलब कि इंप्रिजनमेंट तो नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात, जो फाइन का फंडा यहां पे आपको दिया गया था जिसमें मिनिमम बताया गया था कि 25,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, तो मिनिमम वाला जो फंडा है उसको भी हटा दिया गया। और क्या कहा गया सीधा सीधा कि भाई साहब 25 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो बोले आपको यहां पे लगेगी। सीधी बात, स्ट्रेट अवे क्या बोलता है, 25 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो बोले आपको यहां पे लगी। कंफर्म कर लेता हूं एक बार। हाँ ये देखिए 25 लाख रुपीज, राइट। जो यहां पे वर्ड्स हैं लाइबल टू द पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज, ये बोले सब्स्टिट्यूट कर दो। इंप्रिजनमेंट वाला जो पॉइंट था उसको भी हटा डाला। फाइन में जो मिनिमम और मैक्सिमम का पॉइंट आपको दिया था उसको भी चेंज करके सीधा एक ही बात बोल दी, क्या कि 25 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो बोले लगी। लेकिन ये कब की बात है, जब लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे होंगे तब। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है इट इज अदर देन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अगर आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में पहले लिखा हुआ था पनिशेबल विद द फाइन, जो कि कम से कम 25,000 बट में एक्सटेंड टू ₹5 लाख, वहां पे सीधा बोल दिया गया है रुपीज कितना, 5 लाख। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब यहां पे इंप्रिजनमेंट का फंडा तो पहले भी नहीं था, सिर्फ फाइन का फंडा था जो कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आपको दिया हुआ था। अब उसने सिर्फ जो मैक्सिमम वाली लिमिट थी वो यहां पे छोड़ दी, बाकी पूरा का पूरा क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 204। सर हमारा फेवरेट सेक्शन है, क्यों सर? इससे हमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक काम जो है वो दिखाई देता है, सेक्रेटरियल ऑडिट वाला। ठीक है सर, क्या ये जून 2021 के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज यस सर। क्यों? अमेंडमेंट कब का आया है? 21/12/2020 का आया हुआ है। क्या कहा गया यहां पे कि सर अगर आपने सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह करने में कहीं पे भी कुछ पंगा वंगा किया, सही तरीके से नहीं किया, लॉ को कंप्लाई करते हुए नहीं किया, तो जो पहले यहां पे फाइन बताया गया था 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का, उसको सीधा एक ही अमाउंट कर दिया गया है, वो है 2 लाख रुपए। ना 1 लाख ना 5 लाख, कितना कर दिया? 2 लाख रुपए। एक ही अमाउंट यहां पे बताया, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। ठीक है,
और ध्यान से, पहले यहां पे पनिशेबल वर्ड दिया हुआ था, अब यहां पे लाइबल वर्ड जो है वो दिया गया, मतलब डीक्रिमिनलाइजेशन काइंड ऑफ चीज जो है वो यहां पे सिंपली कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 232। सर सेक्शन नंबर 230 से लेके सेक्शन नंबर 240 बात करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के बारे में। तो अगर आप CS प्रोफेशन के CRIWL न्यू सिलेबस या फिर ओल्ड सिलेबस के CRVI के स्टूडेंट होंगे तो भी आपके लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया सर, रिलेवेंट हो गया। क्या कहता है, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज। इसके अंदर जो आपका सबसेक्शन 8 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसमें भी क्या बोला गया होगा कि सर अगर आपने मर्जर सेक्शन नंबर 232 के हिसाब से नहीं किया, लॉ को कंप्लाई करते हुए नहीं किया, तो ऐसे केस में द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹20,000। ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 20,000 रुपए। और अगर बोले डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो ₹1,000 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹3 लाख। गॉट द पॉइंट। अगर मर्जर जो यहां पे आप करने की बात कर रहे हैं, अगर उसके लिए आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया, लॉ को कंप्लाई करते हुए मर्जर अमलगमेशन अगर नहीं किया गया, तो ऐसे केस में जो कंपनी है उसके ऊपर भी पेनल्टी तो लगनी सर, लेकिन पेनल्टी का जो अमाउंट है उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। गॉट इट, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 242 सर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एनसीएलटी के पास में जब चीजें जाती है, ठीक है, तो पावर ऑफ एनसीएलटी, इसमें वापस से सबसेक्शन 8, अगर प्रॉपर तरीके से चीजें एनसीएलटी के पास में फाइल नहीं करी गई, ऐसा कुछ हुआ, तो अगेन जो इम्प्रिजनमेंट का फंडा था उसको यहां से हटा दिया गया है। गॉट द पॉइंट। और जहां पे और विथ बोथ लिखा हुआ था वो तो हट जाएगा क्योंकि इम्प्रिजनमेंट ही नहीं रही, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस का अमाउंट जो है वो रहेगा। अगर सेक्शन 242 के हिसाब से जब आप एनसीएलटी के पास में जाते हैं, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की जहां पे बात आती है उसके बारे में यहां पे बात जो है वो करेगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 243, लगभग वही वाली चीज से जुड़ा हुआ टॉपिक। क्या है, कंसिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। मतलब सर कंपनी में कुछ एग्रीमेंट्स को क्या किया गया होगा, मॉडिफाई किया गया होगा, ठीक है, जिसके मॉडिफिकेशन को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट अगर किया गया होगा तो अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एनसीएलटी ने आपके मॉडिफिकेशंस को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया होगा जब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस एनसीएलटी के पास में फाइल किया गया तब। तो भाई साहब इसमें भी क्या बोला गया, इंप्रिजनमेंट का जो फंडा है उसको यहां से हटा दिया गया, ठीक है, और जो 5 लाख और विथ बोथ लिखा हुआ था इसमें से विथ बोथ को कट कर दो, सिर्फ कितना रहेगा, 5 लाख रुपए का फाइन जो है वो होगा अगर आपने यहां जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उसको कंप्लाई नहीं किया। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। फिर सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए सेक्शन 247 नहीं सोचना, क्यों, नोटिफिकेशन आया नहीं सर अभी तक, मतलब 21 जनवरी भी नहीं आया सर, 21 जनवरी का भी नहीं, मतलब ये ना ही तो फिलहाल के हिसाब से जून वालों के लिए एप्लीकेबल है और ना ही फिलहाल के हिसाब से दिसंबर वालों के लिए एप्लीकेबल है, जब तक के इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ जाता, चेंजेस नहीं आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 284, अगेन नॉट येट नोटिफाइड, नहीं बताया गया सर, तो सोचने की जरूरत ही नहीं कि क्या दिया गया होगा। 302 सर ये भी नहीं बताया गया है, तो इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 347, 348 सर ये भी अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, इस पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ना ही 356 किया गया है, गॉट द पॉइंट। लेकिन 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 379 हाँ ये ध्यान दीजिए भाई साहब, सेक्शन नंबर 379 इसको एप्लीकेबल किया गया है, और कब से किया गया ये बार मैं देख लेता हूं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 379। एक तो बीच में प्रोड्यूसर कंपनी, सर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए सेक्शन 378 डाला गया है लेकिन अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए, सीधे आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा प्रोड्यूसर कंपनी चल रहा है भाई साहब, ये देखिए यहां तक, ठीक है। सेक्शन 379 सर ये किसकी बात करता है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं SBEC नाम का जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज आता है। अगर बाकी एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की बात करेंगे तो कंपनी लॉ जो है उसी में आता है। अगर मैं प्रोफेशनल वालों की बात करूं तो उसके लिए भी आपके एडवांस कंपनी लॉ में ये आता है। क्या कि सर अगर बोले आप बात करते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में,
ठीक है, तो फॉरेन कंपनी में सेक्शन 379 आपका दिया गया है, जो ये कहता है कि सेक्शन 380 से लेके 382 जो है वो बोले फॉरेन कंपनी को भी कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर बोले आपकी कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है तो। गॉट द पॉइंट। और सर सेक्शन 379 में बेसिकली आपको जो प्रोविजो दिया गया है, उस प्रोविजो के अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं या एग्जम्पशन दिया गया है। क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी को एग्जम्प्ट कर सकती है। गॉट द पॉइंट। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ये उसी को लेके है, जिसके बारे में इस क्लास में मैं आपको नहीं बताऊंगा जानबूझ के, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा, फिर पता लगा कि एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए कि अरे सर ने बताया था ऐसा ऐसा कुछ तो भी एप्लीकेबल है, तो वो भी पढ़ना नहीं, वो नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखिएगा भाई साहब 392 ये एप्लीकेबल है सर। 392 ये भी फॉरेन कंपनी से जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 392 पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन, फॉरेन कंपनीज को कहा गया है अगर आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 को क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा। अगर नहीं किया तो पहले इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी, ठीक है, उसकी जगह पे अभी क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ फाइन रहेगा। कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। ठीक है, और पहले जो दोनों की बात की गई थी वो यहां से क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 405, लेकिन ध्यान से 405 के पहले एक और यहां पे ऐड हो रहा है सेक्शन नंबर 393A, लेकिन ये भी भाई साहब फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में भी प्रोवाइड नहीं किया जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज बिना मतलब में ना हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 403, यहां पे कौन सा है, 405, 403 एक बार यहां से देख लेते हैं अपन भाई साहब। ठीक है, सेक्शन नंबर 403 आपका जो है, फॉर द थर्ड प्रोविजो फॉलोइंग शेल बी सब्स्टिट्यूटेड, जो उसमें थर्ड वाला प्रोविजो आपको दिया गया है सर। सेक्शन नंबर 403 किसकी बात करता है, देख लेते एक बार। 403 निधि के भी पहले मिलेगा, ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाला, नहीं 40, हाँ ये रहा, फीस फॉर द फाइलिंग। ठीक है, सब बोले रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस वाला जो रूल आपका है उसके अंदर ये पॉइंट आपका आता है। 403 में इन सबसेक्शन 1 जो आपका है, ठीक है, उसका थर्ड प्रोविजो क्या करने को बोला है, चेंज करने को बोला। देखते हैं यहां पे क्या दिया गया सर। ये है आपका सबसेक्शन 1, उसमें अगर आप देखोगे तो प्रोविजो नंबर 2 पहले से है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं यही वाला देखना है, पहला प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी डॉक्यूमेंट, फैक्ट और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फाइल्ड, रजिस्टर्ड, रिकॉर्डेड एज द केस में बी अंडर सेक्शन 92। सर 92 किसके बारे में बात करता है, एनुअल रिटर्न्स। 137 सब बोले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला था, इज नॉट सबमिटेड वगैरह 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 विद इन अ पीरियड ऑफ प्रोवाइडेड इन दो सेक्शन, जहां वहां पे बोला गया आपको कि 60 डेज में करना होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, एज द केस में बी आफ्टर एक्सपायर ऑफ द पीरियड वगैरह वगैरह वगैरह, which shall not be less than 100 rupees per day and the different amount may be prescribed for the different class of the companies। अलग अलग अमाउंट बोले आपको बताई जा सकती है, जो कि आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन 2 or more occasions in submitting these documents as the case may be prescribed, it may without prejudice to any legal action or liability under this act be submitted on the payment of such higher additional fees as may be prescribed। सर यहां पे अगर अपन देखेंगे ये रहा, ये पॉइंट को यहां पे ऐड किया गया, 4 वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, इस पॉइंट को यहां पे ऐड किया गया सेक्शन नंबर 403 में, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लंबा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, 403 पे नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है भाई साहब सेक्शन नंबर 405, कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स, जो अलग अलग बताए गए हैं कंपनीज को कि आपको आरओसी के पास में फाइल करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो वापस से पेनल्टी की बात यहां पे करी गई है। ठीक है, क्या कहता है भाई साहब कि इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द इंफॉर्मेशन और द स्टैटिस्टिक्स, या फिर इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर शेल बी लाइबल टू द पेनल्टी ऑफ ₹20,000, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो 1,000 रुपए पर डे, जो कि मैक्सिमम कितना जाएगा,
3 लाख रुपए तक का जा सकता है। यानी कि वैसे अब यहां अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम पेनल्टीज को कम करने की बात की गई है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट का फंडा था उसको हटाने की बात करी गई, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भाई साहब, सेक्शन नंबर 441 किसकी बात करता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सर ये क्या चीज है सर? अगर कभी आपसे कोई गलती हो गई है, लॉ को आपने कंप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन उसको कंप्लाई नहीं करने के पीछे आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, तो आप क्या करवा सकते हो? आप बोले कंपाउंडिंग करवा सकते हो। मतलब आपको जो पेनल्टी लगाई गई है उसका कुछ परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, 75%, 80%, और आपको उन चार्जेस से रिहा कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन सर यहां पे ध्यान दीजिएगा वापस से, क्या कि अगर आपने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, मतलब पहले आप खुद आए, आपने कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन दिया, एनसीएलटी ने या फिर आरडी ने एज द केस में भी कंपाउंडिंग आपका अलाउ कर दिया और आपसे कहा कि ठीक है अगले इतने इतने दिनों के अंदर तुमको 100 पैसा पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, और बोले आपको हम क्या करते हैं? फ्री करते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं किया तो वो पेनल्टी जो है वो तो पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा द मैक्सिमम अमाउंट ध्यान से बाय द ट्रिब्यूनल और द आरडी और ऑथराइज्ड ऑफिसर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन for the offense proposed to be compounded under this section shall be twice the amount provided in the corresponding section in which the punishment for such offense is provided। क्या कह रहा भाई साहब यहां पे? दोबारा एक बार देख लीजिएगा ये ध्यान से। सर if the company or the officer fails to comply with the order of tribunal or RD, मतलब आरडी ने कंपाउंडिंग कर दिया था या फिर ट्राइब्यूनल जो है उससे आपने कंपाउंडिंग करवाया और उन्होंने कंपाउंडिंग कर दिया, लेकिन उनका जो ऑर्डर था आप उसको कंप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी आपका फाइन रहेगा फॉर द ऑफेंस प्रपोज टू बी कंपाउंडेड, जिसके लिए कंपाउंडिंग का रिक्वेस्ट आपके पास में आया था, it shall be twice the amount provided in the corresponding section। ठीक है, मतलब आप अगर यहां पे उस चीज का फाइन लगा रहे होंगे तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग जगहों पे जो फाइन वगैरह दिया हुआ है उसका डबल फाइन जो है वहां तक का ही लगाया जाएगा, उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये कहा गया सेक्शन नंबर 441 में, जो कि एग्जाम में आ भी सकता है लेकिन उतना ज्यादा कंफर्म नहीं। अगला आता भाई साहब सेक्शन नंबर 450, पनिशमेंट, जनरल पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 450 कौन सी पनिशमेंट भाई साहब? जनरल वाली पनिशमेंट। जहां कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं और अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, बट इसमें भी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन कर दिया। क्या कहता है भाई साहब? यहां पे जो 10,000 की बात की गई थी और जो 1,000 की बात की गई थी, वहां पे क्या बोलता है? लाइबल टू ए पेनल्टी 10,000 सेम है, ठीक है, और यहां पे 1,000 भी सेम है, लेकिन ध्यान से इसमें मैक्सिमम लिमिट लगा दी है। कंपनी के केस में 2 लाख रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 50,000 रुपए। सर पहले ऐसी कोई लिमिट होती नहीं थी, सिंपली बोला गया था 1,000 रुपए फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट द कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज। अब क्या कर दिया? अब वहां पे लिमिट लगा दी। क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही जुर्माना हो सकता है, उसके ऊपर नहीं रहेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? डन। फिर उसके बाद में एक है आपका सेक्शन नंबर 167। सर सेक्शन नंबर 167 जहां पे डायरेक्टर के ऑफिस को वेकेट करने की बात करते हैं। ये अटक क्यों गए भाई साहब? हाँ यार, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, द वर्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो इम्प्रिजनमेंट का फंडा है वो तो हटा ही दिया गया और सिर्फ क्या लगेगा? 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आपको यहां पे लगेगा। यानी कि भाई साहब ध्यान से, अगर मैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में बात करूं तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर जो मैक्सिमम चेंज आपको दिखाई दे रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीज के बारे में है, या फिर फाइन के बारे में, या फिर जहां इम्प्रिजनमेंट की बात करी गई होगी उसको हटा के डीक्रिमिनलाइज करके सिर्फ पेनल्टी लगाने के बारे में दी गई।
गॉट द पॉइंट। सारे के सारे सेक्शंस जो है वो मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिए, जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे भी या फिर एप्लीकेबल वो नहीं भी होंगे। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर ध्यान से, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं 1 जुलाई 2020 से कब तक, 31 दिसंबर 2020 तक, तो और भी काफी सारे चेंजेस वगैरह यहां पे लाए गए, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जो चेंज थे दैट वाज ड्यू टू कोविड-19, और मेरे हिसाब से उनका एग्जाम में कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर एक आधी केस स्टडी आपको प्रोवाइड करी तो कर दी, लेकिन उसके अलावा कोई रिलेवेंस उस चीज का नहीं मिलेगा। बट स्टिल देखने में प्रॉब्लम क्या है सर, कुल मिला के आप देखोगे तो 10 पेज के और अमेंडमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, दूसरे वाला डॉक्यूमेंट जो अगेन डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी बातें आपको यहां पे दी गई हैं ये दिसंबर के पहले पहले की है, 31 दिसंबर की, मतलब ये जून के लिए आप पूरा का पूरा रेफर कर सकते हैं, कुछ भी यहां पे स्किप करने की आपको जरूरत नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? देखिए यहां पे डेट कौन सी है, 3/8/2020, अगस्त वाले महीने में काइंड ऑफ ये अमेंडमेंट आया था सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 2 में। क्या था सर इसमें? काइंड ऑफ ए क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया गया सर, किस चीज के बारे में, रिगार्डिंग द डिस्पैच ऑफ नोटिस बाय द लिस्टेड कंपनी फॉर द राइट इशू ओपनिंग अप टू 31 दिसंबर 2020। समझ गया सर? यहां पे ये वाला भी जो फंडा आपका होगा ये कोविड-19 के लिए दिया गया सर। सब बोले कोविड-19 की वजह से काफी दिक्कतें जो हैं वो यहां पे झेलनी पड़ी, तो उसमें से एक पॉइंट यह है कि अगर राइट इशू के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को नोटिस वगैरह देना है, ठीक है, तो सर उसमें काइंड ऑफ छूट देने की बात जो है वो यहां पे करी गई। तो अगर ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, एक बार पढ़ना है तो देख भी लीजिए यहां पे। सब बोले वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर issued for the right issue opening up to this date has been extended up to 31st of December 2020। वापस से क्या बोला है कि सर अगर आपकी कंपनी ने सर्कुलर इशू किया था जिसमें आपने क्या बोला कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू का ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बोले आपका 31 जुलाई की बजाय, मतलब उसके बेसिस पे अगर आपको राइट इशू करना होगा तो 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम है, कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी ठीक है, विच कंप्लाई विद द सर्कुलर इशूड बाय सेबी ऑन 24 जुलाई 2020, इनएबिलिटी टू डिस्पैच द रिलेवेंट नोटिस टू द शेयर होल्डर थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट और द स्पीड पोस्ट और द कुरियर वुड नॉट बी व्यूड एज वायलेशन। सर उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? कहां से भेजे कुरियर सर, कोई लेके जाने को तैयार ही नहीं है ना, मेल कर दिया बोले हमने। उसका कारण क्या था? कारण था एक ही, वो क्या था? कोविड-19, ठीक है। दूसरा वैसा एक और सर्कुलर है यहां पे सेक्शन नंबर 96 को लेके। सर सेक्शन 96 किसकी बात करता है? एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है। दिमाग लगाओ खुद का, सर अगर एजीएम की बात करता होगा तो यहां किस चीज की बात करी जा रही होगी? सर बोले यहां पे बात करी जा रही होगी अबाउट द नोटिस, ठीक है, एंड एजीएम को हेल्ड करने के बारे में बात की जा रही होगी। और क्या कहा गया सर, अगर बोले मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 इसके अंदर अगर मैं एनुअल जनरल मीटिंग लेने की बात करूं तो छूट दे दी गई कि भाई साहब अगर आपने 30 सितंबर तक मीटिंग नहीं भी लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सटेंशन बोले आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। इस रिस्पॉन्ड के लिए क्या कहता है भाई साहब? और दूसरी बात, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि पहले अगर आप बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के लिए अलाउड हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना यहां पे इसके लिए भी क्या कर दिया गया? अलाउ किया गया फॉर द कैलेंडर ईयर 2020, ठीक है सर। द कंपनीज विच आर अनेबल टू होल्ड एजीएम वर एडवाइज टू प्रेफर द एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एजीएम एट अ सुटेबल पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर कंसर्न्ड आरओसी अंडर सेक्शन 96। मतलब अगर 30 सितंबर तक नहीं ले पा रहे हो तो आरओसी के पास में एप्लीकेशन दे दो कि सर हमें 3 महीने का टाइम और चाहिए, 2 महीने का टाइम और चाहिए, ड्यू टू कोरोना हम मीटिंग इस टाइम पे नहीं ले पा रहे। द कंपनीज विच आर अनेबल टू होल्ड देयर एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस ought to file the application in form number GNL general GNL world for seeking the extension of the time। कब तक के लिए?
जब तक के लिए भी, लेकिन आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा? 29 सितंबर 2020 के पहले पहले एप्लीकेशन जो है वो आपको आरओसी के पास में देने का था। ये पुरानी बात हो गई। मेरे हिसाब से इसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं आने वाला है, बट स्टिल एक नॉलेज आपको रहना चाहिए। द आरओसी आर एडवाइज टू कंसिडर ऑल सच एप्लीकेशंस। सर नॉर्मल केस में आरओसी के पास में डिस्क्रिप्शन होता है, इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता हूं, इसके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता हूं। लेकिन सर्कुलर में क्या कहा गया? आरओसी से कहा गया कि ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है सब लोगों पे भारी है, सारी कंपनीज पे भारी, ठीक है? तो सबकी एप्लीकेशन को आपको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, वो यहां पे बोला गया। अगला भाई साहब सीएसआर पॉलिसी। अरे ये भी कोविड-19 के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा होगा सर यहां पे? सर ये बोल रहा है कि अगर बात करी जाए सीएसआर पॉलिसी के बारे में, सर बोले हमको शेड्यूल नंबर 7 के अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है? कि कहां अगर आपने काम किया तो उसे सीएसआर एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें पहले की बात अगर आप करोगे तो क्या कोविड-19 के लिए जो आपने पैसा डोनेट किया होगा या किसी को अपने भूखे को खाना खिलाया होगा, क्या उसको कंसिडर किया जाता है? आंसर इज नो। वो लिखा हुआ नहीं था शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, लेकिन अब क्या कर दिया गया? उसको भी ऐड कर दिया गया। और जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, यह भी कहा गया कि अगर आप ये फंड में पैसा डोनेट करते हो तो भी मान लिया जाएगा कि आपने सीएसआर एक्टिविटी जो है वो कर ली। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोविड-19 केस से। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के सवाल नहीं आते। सेम थिंग फॉर द शेड्यूल नंबर 7 जो कि इसी के लिए हो गया भाई साहब। ठीक है, एक बार देख लीजिए बस। अगला 28 अगस्त 2020 को कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, इसमें भी किसके बारे में बात की गई है? जहां तक मेरा ख्याल है कोविड वाला ही इंपैक्ट इसमें भी रहेगा। क्या कहता है भाई साहब? द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटैच द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न with the board report in form number MGT 19 in case web link of such annual return has been disclosed in the board's report according to the subsection this। हाँ, ये हमेशा के लिए, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है वैसा? सर ये ऐसा कहता है कि जब यूजुअली आप MGT 9 के अंदर क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, किसके पास में? आरओसी के पास। नॉट एनुअल रिटर्न, सॉरी, बोर्ड रिपोर्ट जब आप फाइल करते हैं, ठीक है? तो बोले आपको यहां एनुअल रिटर्न का पूरा एक्सट्रैक्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोले आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जहां एनुअल रिटर्न डाला हुआ है, अगर उसका वेब लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया तो आरओसी क्या करेगा? वो वेब लिंक पे क्लिक करेगा और जैसे ही क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट ओपन होगी और वहीं से एनुअल रिटर्न जो रहेगा वो दिख जाएगा। सर ये क्यों किया गया होगा? ध्यान दीजिएगा। सब बोले यूजुअली जब अपन एमसीए वेबसाइट पे डेटा को अपलोड करते हैं तो वहां पे ना साइज का बहुत बड़ा इशू आता है। अगर आपके फाइल का जो साइज है वो एक सर्टेन लिमिट से बहुत ज्यादा होता है तो फाइल अपलोड नहीं होती। गॉट द पॉइंट? अब भाई साहब जब आपके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एनुअल रिटर्न को ऐड किया जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइल का साइज बहुत बढ़ सकता है? डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी एनुअल रिटर्न हो सकती है सर। अगर बड़ी रहेगी साइज का, फाइल का साइज जो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो क्या कर दिया? सब बोले वेब लिंक प्रोवाइड कर दो, आपकी वेबसाइट पर उसका लिंक दिया गया होगा, वो लिंक दे दो बोला। गॉट द पॉइंट? तो चलेगा और ये नहीं बोला जाएगा कि आपने यहां पे लॉ को कंप्लाई नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। ये इंपॉर्टेंट भाई साहब, 7 सितंबर 2020 को ये अमेंडमेंट आया है जो कि जून 21 के बच्चों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? बोले ये वाले रूल में अगर रूल नंबर 2 में सब रूल 1 में क्लॉज नंबर सी के बारे में बात की जाए तो जहां पे 5 साल दिया हुआ था वहां पे टर्म क्या आना चाहिए? 10 साल का टर्म आना चाहिए। जहां पे 5 साल का टर्म दिया था वहां पे टर्म कितना आना चाहिए? 10 साल का। एंड यहां पे DPII, यहां पे पहले एक फंडा आपको दिया हुआ था, क्या? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। गॉट द पॉइंट? अभी उसका नाम चेंज होकर क्या बन गया है? DPIIT।
आर गेट द पॉइंट सर? ये कोई तो भी स्टार्टअप के लिए एक फंडा प्रोवाइड किया गया होगा, जहां पे स्टार्टअप के लिए 5 साल का कुछ तो भी पीरियड दिया हुआ था, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है, अब वहां पे 10 साल का कर दिया है। गॉट द पॉइंट? तो अकॉर्डिंगली ये चीज आपको क्या करनी रहेगी, देखनी रहेगी। अगला पॉइंट सब बोले वापस से सेम पॉइंट, जहां पे 5 साल का फंड आपको दिया गया है वो कितना कर दिया आपको, 10 ईयर्स का यहां पे कर दिया गया। देख लेते एक बार। सब बोले अगर मैं रूल्स में जाऊं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाले रूल्स में हम जाएंगे। ठीक है, उसमें रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यहां पे क्लॉज नंबर कौन सा था, सी, क्लॉज नंबर सी, और उसमें क्लॉज नंबर XVII। क्लॉज नंबर सी डिपॉजिट की जो आप बात कर रहे हो, उसमें एकदम आखिरी में जाके 16वां 17वां क्लॉज रहेगा। थ्री 4, ठीक है, 4 के बाद में, हाँ ये देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रस्टी के बारे में बात करते हैं, ट्रस्टी की नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 12, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर XVI वाला आ गया, और फिर आता है XVII। क्या कहता है, एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी। मैंने आपको बताया था स्टार्टअप कंपनी जो है उसमें चेंज किया गया होगा। बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यहां पे पहले था 5 साल, ठीक है, मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी की, पहले 5 साल की हुआ करती थी, अब कितना है 10 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और फिर अगर मैं यहां जाता हूं तो यहां पे जहां पे DPII लिखा हुआ था वहां पे नाम चेंज हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड। तो ये चेंज जो है वो आपको यहां पे सिंपली करना होगा जब अपन किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं तब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पे आता है इन सब रूल 3, उसमें भी सेम पॉइंट आपको दिया गया होगा, नहीं सब रूल 3 मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वाला। ये देखिए ये रहा 7th वाला जो पॉइंट है वो 7, इसको ढूंढना भी तो बहुत वो रहता है, 1 and 5, 1 and 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, फिर 1 and 5, कहाँ पे दिया हुआ था 3 के सब रूल 3 में, यहां पे ये देखिए ये रहा, यहाँ पे जहाँ पे 5 साल का था स्टार्टअप के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहाँ पे कितना हो गया अभी 10 साल। जहाँ जहाँ पे स्टार्टअप का पॉइंट आता है वहाँ पे 5 साल का जो टाइम पीरियड था उसको चेंज करके कितना करना है 10 साल का आपको करना है। गॉट इट, डन। चलिए भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट,
कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला जो रूल है, इसमें क्या हुआ भाई साहब, इसमें जहां पे 10 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ था वहां पे कितने का है, 13 महीने का। रूल नंबर कौन सा भाई साहब, सब बोले रूल नंबर है आपका 6। यहां पे रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 के 1 में क्लॉज ए, सबसे पहले ये वाले रूल्स, उसका 6 वाला जो डेटा बैंक की बात करता है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात की गई होगी, ठीक है। 6 के 1 के क्लॉज नंबर ए में ये देखिए यहाँ पे, सब बोले एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज दीज अमेंडमेंट रूल्स, जो कि 2019 वाले हैं, भले ही डेट कोई भी और होगी, शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स फ्रॉम द सच कमेंसमेंट, ठीक है। आपको क्या करना होगा, डेटा बैंक में अपना डिटेल वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो आपको दिया गया। नेक्स्ट 28 सितंबर 2020 को कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स, ये क्या कहता है भाई साहब, कि जहां जहां पे 30 सितंबर लिखा हुआ था वहां पे 31 दिसंबर 2020 जो है उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ, रूल नंबर 4 के सब रूल 2 के अंदर। देख लेते इसको भी फटाफट। मीटिंग वाले रूल्स में फोर के सब रूल 2 में पहला और ये दूसरा, फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज दीज रूल्स एंड एंडिंग ऑन द 30th of June 2021 द मीटिंग में बी हेल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3। सर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब बोले यहाँ पे आपकी जो कंपनी की मीटिंग्स वगैरह है, किसकी मीटिंग, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको ऑडियो विजुअल मीन्स के जरिए करने की बात की जा रही, ठीक है। सर ये अपन ने जनरली ये पढ़ा हुआ है कि कंपनी के अंदर अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा जो इनको छोड़ के, जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है या फिर 5 में दिया हुआ है, इनको छोड़ के जो बाकी ट्रांजैक्शन हैं उसके लिए बोले आप क्या कर सकते हो, ऑडियो विजुअल मीन्स से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें यहां पे देखिए क्या बोला गया कि फॉर द पीरियड बिगिनिंग दीज अमेंडमेंट रूल्स, जो कि 2020 वाले हैं, यहां से लेके डेट कब तक की दे दी, 30 जून 2021 तक की। यहां कितना लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2020, यानी कि बाद में और अमेंडमेंट आया होगा और उसको लाके यहां पे 30th of June 2021 तक के लिए बोल दिया। और क्या कहा गया कि सर जो अबव स्पेसिफाइड मैटर्स हैं उनके लिए अगर आपने ऑडियो विजुअल मीन्स से अगर आपने बोर्ड मीटिंग लिया होगा तो वो भी चलेगा, उसमें भी बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डन। नेक्स्ट भाई साहब एक्सटेंशन ऑफ कंपनी, ये आपके काम करनी है, ये जो CS वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके काम का है, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट अगेन 29 सितंबर 2020 सेक्शन नंबर 73, सर ये किसकी बात करता है, ये डिपॉजिट की बात करता है। क्या कहता है भाई साहब, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू द क्रिएशन ऑफ DRR ऑफ 20% एंड टू इन्वेस्ट और द डिपॉजिट 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स। इसमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं भाई। 29 सितंबर 2020 का ये काइंड ऑफ अमेंडमेंट है। दो 2020 में सितंबर ओके कर दिया और 29 सितंबर सर्च करेंगे इसको। ये वाला पॉइंट यहां पे क्या कहता है,
In continuation of this and this request various stakeholders seeking extension of the compliance 30 September बेस टू। अच्छा ठीक है, वो भी डेट बढ़ाने की बात की गई है। अगेन दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए ये वाला, ठीक है, खाली डेट बढ़ाने की बात की गई थी, राइट। लेकिन हाँ, अगले वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जो 16/10/2020 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि किस में है, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 में। यहाँ पे क्या कहता है, सब बोले अगर आपकी जो कंपनी है वो किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अगर शेयर्स का अलॉटमेंट करने की बात करती होगी, किसको कर रही है, सिर्फ क्यूआईबी को कर रही है, ठीक है। तो बोले इसके लिए अगर कंपनी में पहले ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया होगा तो वही क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। आपको बार बार, जितनी बार बोले आप क्यूआईबी को शेयर्स देने की बात करेंगे उतनी बार आपको दोबारा से रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब बोले इन रूल नंबर 14 इन सब रूल 1 आफ्टर थर्ड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शेल बी इंसर्टेड। नया प्रोविजो ऐड करने की बात की गई और क्या कहा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अगर बोले आप सिक्योरिटीज का ऑफर क्यूआईबी को दे रहे हैं, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासेस अ प्रीवियस एसआर ओनली वंस इन अ ईयर फॉर ऑल द अलॉटमेंट टू सच बायर ड्यूरिंग द ईयर। सब मतलब ये ध्यान से सुनिए, सब बोले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल वाले महीने से शुरू होके अगले साल के मार्च वाले महीने तक होता है। बोले हाँ सर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अप्रैल वाले महीने में हमने QIB1 जो है इसको शेयर अलॉट करने की बात करी, तो इसके लिए कंपनी में क्या किया गया होगा, एसआर पास किया गया, राइट। लेकिन यही एक एसआर के जरिए आप अगर चाहो तो आपने कहा सर मई के बाद में जून में QIB2 को अलॉटमेंट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में QIB3 को अलॉटमेंट करना चाहते हैं सितंबर वाले महीने में, फिर उसके बाद में अगले साल के फरवरी वाले महीने में QIB4 को करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां अलग से हर एक के लिए एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले वाला ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा दैट इज सफिशिएंट, अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो आपका है उसको अगर आप शेयर्स को अलॉट करने की बात कर रहे होंगे तो। इज दिस पॉइंट क्लियर, डन। चलिए वैसा नेक्स्ट पॉइंट वापस से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मिनिमम रेसिडेंसी का जो लिमिट है जो कि 182 डेज की रहती है, एक साल के लिए उसको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। कोई बात नहीं, बोले तुम अगर फॉरेन में अटक गए हो, लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, फ्लाइट्स वगैरह बंद हो चुकी हैं, तो जो ये 182 डेज की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं भी कंप्लाई किया तो भी चलेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, 18 दिसंबर 2020 को इसमें अमेंडमेंट आया। कब की बात है भाई साहब, 18 दिसंबर। क्या कहता है, सब बोले रूल नंबर 6 में अगर मैं क्लॉज ए की बात करूं, नहीं 2 पॉइंट दिए गए, एक तो सब रूल 4 दिया गया है। क्या कहता है, फॉर द वर्ड्स 1 ईयर फ्रॉम द वर्ड 2 ईयर फ्रॉम शेल बी सब्सटीट्यूटेड। किसकी बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन वाले की बात कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा, वापस से अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन वाला किधर है में भाई, यहां पे होगा। इसमें रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर 6 में सब रूल नंबर 4, रूल नंबर 6 क्रिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ डेटा, वापस से इसमें सब रूल नंबर 4 क्या कहता है, यहां पे एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक अंडर सब रूल 1 शेल पास एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट विद इन अ पीरियड ऑफ, जो यहां पे 1 ईयर दिया गया था वहां पे क्या कर दिया 2 ईयर। ये क्यों किया गया होगा, वापस सर सेम पॉइंट, कोविड-19 की वजह से। फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम, सर मेरा अगर नाम 2020 में ही रिकॉर्ड किया गया था और अगर उसके बाद 1 साल की बात करो वो तो खत्म हो गया सर, गॉट द पॉइंट। तो अब यहां पे कितना टाइम दिया गया, 2 साल का टाइम दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट when he has served for a total period of 3 years as on the date of inclusion of his name in the data bank। अगर बोले
3 साल का काम वो ऑलरेडी कर चुका है कहीं पे, तो ऐसे केस में आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब डेटा बैंक में आपका नाम जो है उसको रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एज अ डायरेक्टर और द केएमपी एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नेमली, मतलब कहां कहां काम कर चुके हो, लिस्टेड कंपनी में एज व्हाट, एज अ डायरेक्टर और एज अ केएमपी, या फिर अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है, और या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, मतलब ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। विच इज अ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ द FATF ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन सच मेंबर स्टेट इन द मेंबर ऑफ द IOSCO। ये क्या कह रहा है भाई साहब, सिंपल तरीके से कहता है कि अगर आपको अपना नाम डेटा बैंक में एंटर करवाना है, किस में एंटर करवाना है, आपको डेटा बैंक में एंटर करवाना है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना पड़ता है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। लेकिन अगर बोले आप ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर या फिर एज केएमपी काम कर चुके हैं फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, सर कहां काम किया, या तो इंडिया में किसी लिस्टेड कंपनी में काम किया होगा, या तो इंडिया में किसी अनलिस्टेड कंपनी में काम किया, अनलिस्टेड कंपनी में काम किया जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा का है, और या फिर इंडिया के बाहर की कोई कंपनी होगी, शायद फॉरेन कंपनी या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो कि FATF या फिर IOSCO का जो एग्रीमेंट वगैरह है उसके हिसाब से होगी, गॉट द पॉइंट। और या फिर सब बोले बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो $2 मिलियन या उससे ज्यादा का है, अगर वो इनमें रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो ये कंट्री से बिलोंग नहीं करती है, तो कम से कम उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो $2 मिलियन या उससे ज्यादा का होना चाहिए। और या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन द कमर्शियल एक्टिविटी। कौन सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सर एग्जांपल LIC, या फिर सर ICSI, वहां पे आप रह चुके होंगे एज ए डायरेक्टर, एज ए केएमपी, राइट। फिर उसके बाद में वगैरह वगैरह वगैरह, इसको अगर डिटेल में नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, इसमें से आपको क्वेश्चंस आने वाले नहीं है ये वाले पॉइंट में से, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई कंपनीज 24/12/2020 का कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ये क्या कहता है, इन द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 फॉर द रूल नंबर 9 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये क्या कहता है, एन एप्लीकेशन शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल। सर ये तो पूरे ही पढ़ चुके अपन। ये क्या कहता है भाई साहब कि अभी अगर आप बात करोगे तो स्पाइस प्लस नाम का फॉर्म जो है वो आपका आ चुका है। इसके हिसाब से अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली 2 पार्ट में होता है, एक आपका होता है जिसे कहते हैं पार्ट नंबर A और दूसरा आपका होता है जिसे कहते हैं पार्ट नंबर B। अगर नए कंपनी के नाम के लिए आप अप्लाई करने की बात करें तो पहले आपको रन INC1 जो फॉर्म है वो आपको फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब अगर ये स्पाइस प्लस वाला जो होगा इसका पार्ट A भी अगर फाइल करेंगे तो उसी में आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपको अलग से ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं वैसा, यहां पे जाके बाय यूजिंग द वेब सर्विस स्पाइस प्लस एंड फॉर द चेंज ऑफ नेम यूजिंग द वेब सर्विस रन along with the fees which may either be approved or rejected as the case may be by the ROC CRC after allowing the resubmission within 15 days for the rectification of the defect। सब बोले अगर आपने जो नाम यहां पे अप्लाई किया था अगर वो नाम प्रॉपर नहीं मिलता है, अगर ROC उसको रिजेक्ट कर देता है तो रीसबमिशन करने का जो टाइम है, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि एक बार और आप रीसबमिशन कर सकते हैं और उसके लिए 15 डेज का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा, बराबर है। अगर 15 दिनों के अंदर नए नाम के साथ में करेक्शन करने के बाद में दोबारा से अगर आप अप्लाई करते हो तो दोबारा से फीस वगैरह जो होगा वो बोले आपको यहां पे करना नहीं पड़ेगा। कब से, ये वाली डेट के बाद से, 15 फरवरी 2020 के बाद से गया ये तो, ठीक है, डन। तो अगला जो पॉइंट है ये तो अपन वैसे ही थोड़ा सा आउटडेटेड वाला है, पहले अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं।
इसमें से पहले एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बात करते हैं अबाउट द रूल नंबर 8, ठीक है, जहाँ पे काइंड ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह जो उनकी बात की जाती है, तो ये कहा गया कि अगर आपकी कंपनी एक स्टार्टअप वाली कंपनी है तो ऐसे केस में जहाँ जहाँ पे DIPP लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, DPIIT जो है वो आपको वहाँ पे कर लेना है, ठीक है। और जहाँ पे पहले 5 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल स्वेट इक्विटी शेयर्स में कहा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है तो 25% ऑफ टोटल इशूड कैपिटल जो होगा वो बोले आपका स्वेट इक्विटी का हो सकता है, गॉट द पॉइंट। लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए कितना बोला गया है, 50% बोला गया, और ये 50% पहले 5 साल के लिए था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 10 साल के लिए कर दिया गया, गॉट द पॉइंट। और ये आगे की बात को ये तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जो DRR वाला फंडा है जो कि पहले ही आपका एप्लीकेबल हो चुका था 5 जून को ही, गॉट द पॉइंट, डन। तो यहाँ भाई साहब फाइनली आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो होते हैं कंप्लीट। तो अगर आपका जून 2021 में पेपर होगा तो भाई साहब पैनिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो हैं, सबसे मेन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो देखने में लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन उसका हमको ये पता है कि उसका मैक्सिमम कंटेंट है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वो है आपका प्रोड्यूसर कंपनी। एंड सर अगर मैं प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पेजेस ऐसे हैं आउट ऑफ 35 पेजेस जो कि आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर मैं सेक्शन नंबर 378A के बारे में बात करूं तो सर ये सेक्शन तो अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुआ है कि कब से ये एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब प्रोड्यूसर कंपनी जो है इसके लिए अभी भी आपको कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 581A से लेकर Z तक जो है वो आपको पढ़ना रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बच्चे 10-15 पेज, उसमें से भी अगर मैं डेट्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे थे जो कि 28 सितंबर 2020 को एप्लीकेबल हो चुके थे, जो कि आपके जो जून के एग्जाम्स होंगे उनके लिए क्या होगा, रिलेवेंट होगा। और फिर उसके बाद में 21 दिसंबर 2020 को कुछ नोटिफाई हुए जो कि आपके जून एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, रिलेवेंट होंगे। और इसमें से भी अगर मैक्सिमम बात करोगे तो पेनल्टीज के बारे में बताया गया है, डीक्रिमिनलाइजेशन के बारे में बताया गया है, और जहां हमने ये रूल्स के बारे में बात करी तो सर यहां तो मैक्सिमम आउटपुट जो था दैट वाज ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो उनका यहाँ पे कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा, उनको नहीं भी देखा तो भी फर्क पड़ता नहीं, गॉट द पॉइंट। बाकी ये तीनों डॉक्यूमेंट, सबसे पहला ये अमेंडमेंट वाला, दूसरा जो नोट्स मैंने यहां पे बनाए हैं वो वाले मैं इनको डाल दे रहा हूं इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में, और वहां से देख के आप इसकी स्टडी जो है वो कर सकते हैं, गॉट द पॉइंट। आई होप कि अमेंडमेंट्स का पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई आपको नंबर ऑफ वीडियोज देखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिलता है कि सर 10 वीडियोस बने हुए हैं अमेंडमेंट वगैरह पे, सर इतने चेंजेस ही नहीं है सर। अगर कोई चेंजेस हैं तो वो पेनल्टी को लेके हैं, फाइन को लेके हैं, जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे बकायदा बेयर एक्ट के साथ में मैंने आपको सारे यहां पे दिखा दिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, और बहुत जल्द जो बाकी सब्जेक्ट आपके होंगे उसके लिए भी अमेंडमेंट्स वगैरह जो है वो मैं जल्द ही लेके आपके लिए हाजिर होऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने के पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।